दृष्टि पीसीएस के डेली पीसीएस जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हमने पूछा था मैरी रॉय का संबंध किस क्षेत्र से है? पत्रकारिता, सामाजिक कार्यकर्ता या महिला अधिकार कार्यकर्ता, लेखिका या फिर पर्यावरणविद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सामाजिक कार्यकर्ता या महिला अधिकार कार्यकर्ता। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। हाल ही में मैरी रॉय का निधन हो गया। वह शिक्षाविद और महिला अधिकार कार्यकर्ता थी, इसलिए विकल्प बी सही है। वह प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखिका और मैन बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय की मां थीं। उन्हें मैरी रॉय मामले यानी केस के लिए जाना जाता है। मैरी रॉय मामले में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद केरल के सीरियाई ईसाई परिवारों की महिलाओं के लिए समान संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित किया गया। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 130 या फिर अनुच्छेद 131। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 129। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के मुताबिक उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, इसलिए विकल्प बी सही है। इसी तरह अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। अभिलेख न्यायालय होने में यह भी निहित है कि न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है उसके सभी निर्णयों, कार्रवाइयों आदि को शाश्वत स्मृति में सहेजा जाता है ताकि भविष्य में उनका प्रयोग पूर्व उदाहरणों की तरह किया जा सके। अगला प्रश्न है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इनका प्रयोग ऑडियो और वीडियो होस्टिंग तथा स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता के रूप में किया जाता है। कथन 2 है, प्रीमियम सामग्री का आमतौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा स्वयं निर्माण और विपणन नहीं किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल 1। चलिए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। पहले समझते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं। ओटीटी का पूरा नाम ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है। इनका प्रयोग आमतौर पर ऑडियो और वीडियो होस्टिंग तथा स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता के रूप में किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। इनकी शुरुआत असल में कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी। हालांकि वर्तमान में ये स्वयं ही शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, वृत्तचित्रों और वेब फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को व्यापक कंटेंट प्रदान करने के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कंटेंट के संबंध में सुझाव भी प्रदान करते हैं। अधिकांश ओटीटी प्लेटफॉर्म आमतौर पर कुछ सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं और प्रीमियम सामग्री के लिए मासिक सदस्यता शुल्क लेते हैं। प्रीमियम सामग्री का आमतौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा स्वयं निर्माण और विपणन किया जाता है, इसलिए कथन 2 गलत है। प्रोडक्शन हाउस के सहयोग से इन्होंने कई फीचर फिल्मों का निर्माण किया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, अमेजन प्राइम वीडियो, क्यूरियोसिटी स्ट्रीम आदि। चलिए प्रश्न 3 देख लेते हैं अब। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सियांग, सांगपो, दिहांग या फिर जमुना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सांगपो। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। इसके बाद यह सिंटेक्सियल बैंड के सहारे नामचा बारवा के निकट भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आपको बता दें जहां इसे सियांग अथवा दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग एवं लोहित नदी के बाएं तट से मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसे तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग एवं असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न 4 देख लेते हैं। क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले कब प्रस्तुत की गई थी? वर्ष 2007, 2008, 2009 या फिर वर्ष 2010। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 2007। भारत अगले सप्ताह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड ग्रुपिंग की आधिकारिक स्तर की बैठक की मेजबानी करेगा। चलिए जानते हैं क्वाड के बारे में। क्वाड का पूरा नाम क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसके सदस्यों की बात करें तो इसके 4 सदस्य हैं।
जिसमें शामिल है अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। यह मुक्त, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने और उसके समर्थन के लिए इन देशों को एक साथ लाता है। क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले वर्ष 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी। हालांकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका, इसलिए विकल्प ए सही है। नवंबर 2017 में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड गठबंधन को आकार देने के लिए एक साथ आए। इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति, विशेषकर चीन के प्रभाव से मुक्त रखना है। अगला प्रश्न है, पिकॉक द्वीप यानी पिकॉक आइसलैंड भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, असम या फिर ओडिशा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, असम। हाल ही में पिकॉक द्वीप सुर्खियों में रहा। यह असम के गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस नदी द्वीप को उमानंद और भस्मचल के नाम से जाना जाता है। उमानंद उमा यानी देवी पार्वती को संदर्भित करता है और आनंद यानी खुशी से मिलकर बना है। वहीं भस्मचल नाम भस्म यानी नष्ट करना एवं चल यानी स्थान से मिलकर बना है। यह दुनिया का सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। दीवान अमीर कोही किस सुल्तान से संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके विश्लेषण की बात करते हैं। दीवान अमीर कोही की बात करें तो दीवान अमीर कोही दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण विभाग था। इस विभाग की स्थापना सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, इसलिए विकल्प बी सही है। इस विभाग का उद्देश्य कृषि को प्रोत्साहन देना एवं मालगुजारी व्यवस्था का ठीक तरह से प्रबंधन करना था। इसके अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों की सहायता के लिए अत्यंत कम ब्याज पर तकावी ऋण भी उपलब्ध कराया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? ब्राजीलियन उच्च भूमि, अटाकामा, रूब अल खली या फिर गोबी मरुस्थल? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अटाकामा। इसके विश्लेषण को देखते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा में फूलों की वादी खिलने से यह स्थान सुर्खियों में है। चलिए जानते हैं अटाकामा मरुस्थल के बारे में। तो इसकी सीमाएं स्पष्ट तौर पर निर्धारित नहीं है। इसका विस्तार उत्तरी चिली व दक्षिण पेरू में है। यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह क्षेत्र तांबा व सल्फर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों के दौरान मनरेगा योजना पर 5 ट्रिलियन रुपए खर्च किए हैं। इसमें 20% कोविड-19 महामारी के दौरान खर्च किया गया था। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा के रूप में मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से की गई थी, इसलिए विकल्प सी सही है। जबकि यह अधिनियम संसद द्वारा सितंबर 2005 में ही पारित हो गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया। यह अधिनियम किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम करने के लिए तैयार हों 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। जबकि सूखा प्रभावित एवं जनजातीय क्षेत्रों में यह दिन 150 निर्धारित हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी बैटरी सुरक्षा मानकों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन हैं? परमेश्वरन अय्यर, नंदन नीलकेणी, रमेश चंद्र और टाटा नरसिंह राव? इस प्रश्न का सही उत्तर है टाटा नरसिंह राव। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। बीते दिनों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी सुरक्षा मानकों पर टाटा नरसिंह राव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। वह इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI हैदराबाद के निदेशक हैं। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने बैटरी सेल से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताओं संबंधी संशोधन जारी किए हैं।
जिसमें ऑन बोर्ड चार्जर, बैटरी पैक के डिज़ाइन, आंतरिक सेल शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण थर्मल प्रसाद आदि शामिल हैं। इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, दिष्ट धारा यानी डीसी में विद्युत प्रवाह की दिशा होती है एक अंतराल के बाद उत्क्रमित, सदैव एक ही दिशा में, ए और बी दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं। दिष्ट धारा की बात करें तो इस विद्युत धारा में विद्युत प्रवाह की दिशा सदैव एक ही रहती है, इसलिए विकल्प बी सही है। जबकि प्रत्यावर्ती धारा में निश्चित अंतराल के बाद विद्युत प्रवाह की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। बैटरी से प्रभावित होने वाली धारा को दिष्ट धारा कहा जाता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए दिष्ट धारा दी जाती है। प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। दिष्ट धारा से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। चलिए वक्त हो चला है अभ्यास प्रश्न का। प्रश्न है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम या फिर जर्मनी। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।